respected students, friend, follower. You are warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistics and Literature. Our contact number is 030563194464. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Respected student, today we will discuss one poem by Robert Frost, मीटिंग एंड पासिंग. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का इंट्रोडक्शन. वंस अगेन वी आर गोइंग टू रीकैप वट एवर वी हैव स्टडीड. वर्क ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मेन थीम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट्री. लेट्स सपोज आपसे पूछ लेते हैं कि राइट अ डिटेल नोट ऑन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऑटोबायोग्राफी. उसकी बायोग्राफी पे नोट लिखें, डिटेल नोट लिखें तो आप लिख सकेंगे. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जो लिटरेरी वर्क हैं वो पूछ लें तो उसके ऊपर भी आप लिख सकेंगे. मेन थीम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट आ जाता है तो वो भी मैंने अभी जो असाइनमेंट PDF में आपको सेंड की है वो इस पे आपकी हेल्प करेगी. लेट्स डिस्कस. वी आर गोइंग टू डिस्कस मीटिंग एंड पासिंग. आप अगर अपने ग्रुप में देखें, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपको एक स्नैपशॉट सेंड किया है, उस स्नैपशॉट को देख लीजिए. रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 अमेरिका के अंदर पैदा हुए हैं और 1963 में इनकी डेथ हुई है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिंपल थीम लेते हैं, विल्जियर, पेस्ट्रल और सिंपल डिक्शन. सिंपल लोगों के लिए, विल्जियर लोगों के लिए, और न्यू इंग्लैंड का जो एरिया है अमेरिका के अंदर उसको लेते हैं जहां उन्होंने अपना जो बॉयहुड है गुजारा है. लेट्स डिस्कस. मीटिंग एंड पासिंग के अंदर दो लोग आपस में कम अक्रॉस होते हैं, मिलते हैं, सारा दिन कंपनी में गुजारते हैं और अल्टीमेटली एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं. ये पेट्रार्कन स्टाइल के ऊपर लिखी गई है. काइंडली पॉइंट नोट कर लीजिए. ये पेट्रार्कन स्टाइल, इटालियन राइटर था पेट्रार्क, और इसको फादर ऑफ सोनेट भी माना जाता है. पेट्रार्क को फादर ऑफ सोनेट कहा जाता है. रेनेसेंस राइटर है. इटली के अंदर जो रिनाइसेंस मोमेंट आई थी उसका भी ये बानी माना जाता है और ये इटालियन पोएट है. इससे कहते हैं कि चौसर जो था वो भी इनसे इन्फ्लुएंस था. इसने एक पैटर्न वाजे किया था. लौरा नामी एक खातून थी जिससे ये प्यार करता था, वो इसे मिल नहीं पाई तो उसकी मोहब्बत में ये पोइट्री करता रहता और अपनी मोहब्बत के रोने रोता रहता. इसने जो स्ट्रक्चर सोनेट का इंट्रोड्यूस करवाया था उसमें ऊपर वाली लाइन को ऑक्टेव कहते थे, OCTAV लिख लीजिए. उसको ऊपर वाली 8 लाइनों को 14 लाइन की इसने सोनेट का स्ट्रक्चर दिया था और 8 लाइन को ऑक्टेव कहते थे. ऑक्टल का मतलब जैसे 8 होता है ना, इसी तरह ऑक्टेव को 8 लाइन कहते थे ऊपर वाली लाइनों को, जिसमें राइटर जो है, लिखने वाला, कंपोजर जो है, पोएट जो है वो अपनी प्रॉब्लम बताता था. भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे धोखा दे दिया मेरी बिलवर. 6 लाइन में उसका सोल्यूशन बताता था. उसको कहते थे सिस्टेट, SESTET, सिस्टेट लिख लीजिए. ऊपर वाली 8 लाइन को ऑक्टेव कहते थे, OCTAVE, और नीचे वाली 6 लाइन को सिस्टेट कहते थे. और इसका स्टाइल जो है वो भी नोट कर लीजिए. ऊपर वाली लाइन होती थी ABBAA और BBA, यानी ABBA और ABBA, ये 8 लाइनें होती. इसको कहते थे, इसको क्या कहते थे, इसको कहा जाता, नोट कर लें काइंडली, इसको कहा जाता था ऑक्टेव. और नीचे वाली जो 6 लाइन्स थी उसको क्या कहा जाता, दैट वाज डिनोटेड एज सिस्टेट. ये पोएम उसने उसी मॉडल पे लिखी है, पेट्रार्कन मॉडल पे, और शेक्सपियर ने भी टू सम एक्सटेंट उसमें मॉडिफिकेशन की है. वाइट सरे जो थे, इन दोनों ने इसके मॉडल को कॉपी किया था और उसके बाद इमिटेशन के बाद कुछ उसकी पोएम ट्रांसलेट की थी और खुद लिखने की कोशिश की सरे ने. वाइट तो अल्टीमेटली कॉपी करता रहा, लेकिन सरे ने कुछ उसमें अमेंडमेंट करके मज़ीद जितने विक्टोरियन राइटर्स जो थे
एलिजाबेथन राइटर को उसने आगे काफ़ी हेल्प दी। सोनेट comprises on 14 sonnet consists on 14 lines। 14 लाइंस के ऊपर कंसिस्ट होती है क्या सोनेट। ऊपर वाली लाइनों को ऑक्टेव कहते हैं, नीचे वाली लाइनों को सिस्टेट। इस लाइन के अंदर इस पोइट्री के अंदर मीटिंग एंड पासिंग के अंदर कॉन्ट्रास्ट बताता है राइटर। मीटिंग एंड पासिंग यानी हम मीट कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, कोई शख्स है, हम जा रहे हैं, वो काम क्रॉस हुआ, मोहब्बत होगी, एक दूसरे के साथ मिले, टाइम गुजारा, अल्टीमेटली फिर वो छोड़ के चला गया या उसको कहीं काम पड़ गया जो आगे चला गया। इवन की अट्रैक्शन हुई एक दूसरे के साथ, बहुत इंटीमेट रिलेशन और बड़ा करीबी रिलेशन गुजारा, अल्टीमेटली छोड़ गए। तो बेसिकली वो यूनिवर्सल थीम देता है कि इंसान भी इस दुनिया में ऐसे आता है, उसके साथ इंट्रैक्शन कर लेता है, दुनिया के साथ बैठता है, उम्र गुजारता है और उसके बाद चला जाता है। इसके अंदर भी एक उसने इस तरह का थीम रखा है, मीटिंग एंड पासिंग, अप एंड डाउन, ग्रेट एंड ग्रीटिंग एंड स्माइलिंग एंड आफ्टरवर्ड एंड बिफोर। इस तरह का उसने थीम रखा है, जरा देखिएगा। As I went down the hill along the wall, as I went down the hill along the wall, जैसे ही कहता है मैं नीचे गया हिल से, यानी हिल जो है पहाड़ियों में वो somebody है जो सिर्फ सफर कर रहा है, स्पीकर जो है वो अपनी कहानी बताता है। The hill along the wall, there was a gate I had leaned at for the view। कहता वहां एक गेट था, उससे मैंने क्या व्यू देखा। एंड हैड जस्ट टर्न फ्रॉम व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू, और कहता मैं थोड़ा सा उससे मुड़ा तो मैंने सामने तुम्हें देखा, यानी मैं पॉइंट पे खड़ा हूं, तुम आ रही थी आगे, तो हम दोनों का काम क्रॉस हुआ। एज यू केम अप द हिल, जैसे तुम कहता हिल के ऊपर आई, उस पहाड़ी के ऊपर आई, वी मेट बट ऑल, हम दोनों कहता मिले एक दूसरे के साथ, गपशप लगाई। बट all we did that day was mingle, greet and smile। यानी उस दिन हमने क्या किया, हमने ग्रीट किया, मिक्स हुए एक दूसरे के साथ, बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ अटैच हुए, हंसे दोनों मिलकर, एंजॉय किया दूसरे लफ्जों में। We did that day was mingle, greet and smile। Footprints in summer dust as if we drew, और जहां जहां हम फिरते रहे वहां कहता निशान भी बने। Figure of our being less than two, but more one as yet। Your parasol होता है अम्ब्रेला, आपकी जो अम्ब्रेला थी कहता है, pointed the decimal of, उसने मुझे डेसिमल कर दिया, with one deep thrust, एक डीप थ्रस्ट के साथ। And all the time we talk you seem to see, और कहता है सारा दिन जो था हम दोनों ने बातें की और मैंने तुम्हें देखा। Something down there to smile at the dust, और फिर कहता है हम एक दूसरे के साथ एंजॉय किया और आखिर क्या हुआ, वो सब कुछ क्या हुआ, मिल गया किसमें, डस्ट में। Oh it was without prejudice to me, ये कहता मेरे लिए बगैर किसी तासब के था। Afterward I went past what you had passed before we met and you what I had passed। और उसके बाद क्या हुआ कि तुम मुझे छोड़ के चले गए, मैं तुम्हें छोड़ के चला गया। तो इट इज गिविंग अस यूनिवर्सल थीम। स्पीकर जो है किसी को मिलता है, दोनों एक दूसरे के साथ बड़ा क्लोज रिलेशन गुजारते हैं, बहुत अच्छा टाइम गुजारते हैं और उसके बाद इंजॉयमेंट करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और सब कुछ अल्टीमेटली डस्ट बन जाता है, कुछ नहीं रहता। उसके बाद वो अपने वर्क पे चला जाता है, वो अपने वर्क। इट मीन इस वर्ल्ड में जैसे हम आए हैं तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है कि वी आर हेयर, वी स्पेंड आवर टाइम, वी लिव टुगेदर, वी हैप्पीली लिव ओवर हेयर एंड आफ्टर दैट वी हैव टू लीव ईच अदर। द सेम वे ही इज जस्ट गिविंग अस सिंबॉलिक मीनिंग। राइटर इज गोना गिव अस सिंबॉलिक मीनिंग थ्रू मीटिंग एंड पासिंग। तो इसमें वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कॉन्ट्रास्ट बताता है मीटिंग और पासिंग का, अप और डाउन का,
ग्रेट और ग्रीटिंग और स्माइलिंग का, आफ्टरवर्ड एंड बिफोर का. So here is it, he is giving us just like the contradiction, the contrast, up and down, great and smile. फिर ज़रा नोट कर लीजिए, ये पेट्रार्कन स्टाइल पे लिखी गई है. पेट्रार्कन स्टाइल था कि ऊपर कितनी लाइन, ऑक्टेव होता है 8 लाइन का, नीचे जो होती सिस्टेट होता. ऑक्टेव में प्रॉब्लम बताया जाता और 6 लाइन में उसका सोल्यूशन बताया जाता. रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज हम रीकैप करेंगे जो हमने सब कुछ पढ़ा है, और हमारे पास असाइनमेंट भी है, वो मैंने आपको सेंड किया, आपने मज़ीद कुछ उधर से देखना है. तो आज मैं आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो लाइफ है वो दोबारा से बताऊंगा. विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल, लेट्स रीकैप वट एवर वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर पैदा हुआ. 1963 को इनकी डेथ हुई है. अब हम देखते हैं कि उसने अपनी जो अर्ली लाइफ है वो कैसे गुजारी है, एक लिटरेरी लाइफ उसने कैसी गुजारी है, उसके बाद जो उसकी सोशल लाइफ थी वो कैसी थी, वो सारी हम डिस्कस करते हैं उसकी बायोग्राफी. अमेरिकन पोएट है, सिंपल थीम लेता है, पेस्टरल, विल्जियर और कॉमन डिक्शन, कॉमन लैंग्वेज. एमरसन और वर्ड्सवर्थ ने उसने ये सीखा था या उनसे इन्फ्लुएंस था, चाहता था कि पोइट्री जो है वो कॉमन पीपल के लिए होती है, तो कॉमन ही लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इसको कॉमन लोग पढ़ते हैं, तो अगर हम उनके लेवल पे नहीं लिखेंगे तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. इसलिए रूरल के थीम, विलेज के थीम, पेस्टरल थीम, उसमें वुड्स, जंगल, फॉरेस्ट और उसके अलावा एनिमल्स, बर्ड्स, इन चीज़ों को ज़्यादा शामिल करता है. 4 दफ़ा पुलिट्जर अवार्ड जीता है, ये सारे पॉइंट लिख दी जाएं. 4 टाइम पुलिट्जर अवार्ड जीता है, और कांग्रेशनल गोल्ड मेडल इसे 1960 में मिला था. अमेरिका के अंदर कांग्रेशनल जो गोल्ड मेडल था वो इसे 1960 में मिला था. पोएट लॉरिएट, पोएट लॉरिएट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है पोएम कंपोज करने के लिए गवर्नमेंट के लिए, उसको कहते हैं पोएट लॉरिएट. 1961 में, 1960 में तो वो कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से जीता था ना, 1961 में इसको पोएट लॉरिएट जो है वो सिलेक्ट कर लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से. प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जो था उसने इसको एडमायर किया. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा कि मैं लाइफ को 3 वर्ड्स में मैंने अपनी जिंदगी में लाइफ को 3 वर्ड में मैंने एवेल्युएट किया. कहता है, इन 3 वर्ड आई कैन सम अप एवरीथिंग आई हैव लर्न्ड अबाउट लाइफ. कहता है जो मैंने जिंदगी के बारे में सीखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि उनको मैं 3 वर्ड्स में बयान करता हूं. इट गोज ऑन, सिंपल उसने कहा. रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेड इट गोज ऑन. आप भले कुछ भी हो जाए, लाइफ नहीं रुकती. आप मर जाएं, आप यहां से चले जाएं, आप इस दुनिया में ना हो, लाइफ गोज ऑन, इट गोज ऑन. तो कहता है मैंने अपनी जिंदगी में ओवरऑल जो सीखा है कि इट गोज ऑन, लाइफ डज नॉट स्टॉप. चाहे आप इस दुनिया में हैं या नहीं हैं, आप हैं तो इसको एंजॉय करें, इसको यूटिलाइज करें इस लम्हे को. जिंदगी, लाइफ कंसिस्ट्स ऑन मोमेंट. तो मोमेंट कितने आप कैसे गुजारते हैं, खुशी से गुजारते हैं या रो के गुजारते हैं, ये आपके ऊपर है. कल टुमारो इफ यू आर नॉट ओवर हियर, इट विल नॉट हार्म एट ऑल. नोबडी विल सफर बिकॉज यू आर नॉट ओवर हियर. दे विल अकोमोडेट, उसको अकोमोडेट कर लेंगे. इंसान सारी जिंदगी ये सोचता है कि मेरे ना होने से शायद वो मसला हल नहीं, सब मसले हल हो जाते हैं. तो वो कहता है जी लाइफ गोज ऑन, उसने ये बताया. दूसरा जी, अपनी पोएट्री के अंदर बड़ी खोलोक्वल का मतलब होता है जो
नेटिव लैंग्वेज के बिल्कुल करीब ज़बान हो वो यूज़ करता था। अमेरिकन कोलोकियल स्पीच उसने यूज़ की। प्रेसिडेंट एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी ने कहा, ही हैज़ bequeathed his nation a body of imperishable verse from which Americans will forever gain joy and understanding। यानी उसने ऐसे अल्फाज दिए हैं कि जिससे हमेशा अमेरिकन जो हैं वो जॉय करते रहेंगे, इंजॉय करते रहेंगे उसको। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिंपल लैंग्वेज यूज करता है, सिंपल थीम लेता है, विलेज के पेस्टोरल थीम। ये सारे पॉइंट अगर आप लिखती जाएं तो आपके लिए बड़े अच्छे रहेंगे ये। और कॉम्प्लेक्सिटी से अवॉइड करता है। इवन के बहुत सारे राइटर्स ने, क्रिटिक्स ने इसको क्रिटिसाइज किया कि तुम्हारी पोएट्री लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि तुम बड़ा स्ट्रेंज लिखते हो। तो उसने कहा ये स्ट्रेंजनेस ही मैं अपनी ताकत बनाऊंगा। उसका कोट लिख लें जो कहता है टू रोड डिवर्ज्ड इन अ वुड, टू रोड डिवर्ज इन अ वुड। मैं जंगल में से गुजर रहा था तो दो रास्ते कहता है उससे निकले। एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाई, और मैंने ऐसा चुना जो कम लोगों ने जिस पे सफर किया था। वही बात करता है कि मैंने जिस स्टाइल में मैंने लिखा उसमें लोग नहीं लिख रहे थे, कॉन्टेम्पररी बड़ी मुश्किल लिख रहे थे, बम्बास्टिक लिख रहे थे, लेकिन इसने क्या सिंपल रास्ता अख्तियार किया और उसी ने उसको कामयाबी दी। तो नीचे वो कहता है एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, तो उसने सब कुछ मेरे लिए, यानी ये जितनी कामयाबी है ये उसी की वजह से हुई जो मैंने रास्ता। इसका मतलब है पोएट खुश है। ये हमने द रोड नॉट टेकन जो है, द रोड नॉट टेकन जो हमने पढ़ा उसी से ये लिया गया। तो ये भी आपने उसका जब उसकी बायोग्राफी बताने लगें या इस राइटर को एक्सप्लेन करें तो ये आप चीज़ें उसके अंदर शामिल कर लें, लिख लें। टू रोड डिवर्ज, डिवर्ज का मतलब होता है दो चीज़ें निकलना। टू रोड डिवर्ज इन आ वुड, एक जंगल से दो रास्ते निकल रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने वो चुना जो पहले ज़्यादा लोगों ने नहीं चुना था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसकी वजह से तमाम जितनी कामयाबी उसी की वजह से हुई। बर्थ एंड पेरेंटेज लिख लें जी। फ्रॉस्ट वॉज बोर्न इन सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को जो है उसके अंदर पैदा हुआ है और उसने अपनी इस 11 साल जो जिंदगी है वहां गुजारी सैन फ्रांसिस्को में जहां पैदा हुआ। फ्रॉस्ट के फादर का नाम था विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट और वो एक टीचर थे, जर्नलिस्ट थे, और वो अपनी जिंदगी में इतने कामयाब ना तो टीचर बने ना वो जर्नलिस्ट रहे। He was unsuccessful candidate for city tax collector. एसबेल मूडी जो है वो इसकी मदर थी और वो स्कॉटिश डिसेंट थी, यानी वो स्कॉटिश से ताल्लुक रखती थी। और उनके फादर की डेथ के बाद ये लोग चले जाते हैं लॉरेंस में। ये न्यू इंग्लैंड टाइप का एरिया है, इसके एंसेस्टर जो हैं वो भी वहाँ के रहने वाले थे। वहाँ से ये अपनी लॉरेंस कोई स्कूल होता है वहाँ से अपनी अर्ली एजुकेशन हासिल करता है। उसके बाद ये ज्वाइन करता है, कॉलेज भी ज्वाइन करता है, वहाँ पे पोइट्री भी शुरू कर देते हैं लिखनी। कहते हैं कि पहले इसने एक पोएम लिखी उसकी वजह से इसे कोई $15 मिले, उसकी वजह से बड़ा खुश हुआ। इसके साथ एक पढ़ती थी लड़की, उसका नाम था एलिनोर वाइट जो थी बड़ी खूबसूरत थी, ये उससे काफ़ी मुतासर था। तो इसने जिसे जब $15 मिले तो इसने प्रपोज किया, लेकिन उसने कहा नो, मैंने अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। फिर इन्होंने लेटर एजुकेशन कंप्लीट की, इन्होंने कुछ टाइम साथ गुजारा तो अल्टीमेटली दोबारा से प्रपोज किया तो वो ये दोनों शादी कर लेते। कहते हैं इनके 6 बच्चे थे। अबाउट चिल्ड्रन लिख लें आप। इनके 6 बच्चे थे, 6 बच्चे थे इनके। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पेटी छोटी छोटी जॉब की हैं, जैसे अखबार भी बेची है, उसने एज अ फार्मर भी वर्क किया है,
खेतों में काम किया है, अपनी मदर का हाथ बटाने के लिए, अपनी सिस्टर को, सब बच्चों को जो साथी थे, क्योंकि फादर की डेथ हो गई थी तो ये साथ अपनी मदर के काम करते रहे। इनकी मदर की 1938 में 1900 में राउंड अबाउट डेथ हो जाती है। तो उसके बाद इसके ऊपर और मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। पहली पोइम जो है इनकी 1894 में इसने पब्लिश करवाई थी और $15 मिले थे। उसका नाम था माई बटरफ्लाई एंड एलेजी। एलेनोर को प्रपोज करता है और ये दोनों शादी कर लेते हैं 1895 में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, और वहाँ पे ये एडमिशन लेते हैं और फिर उसके बाद इनको कोई लंग्स का कोई प्रॉब्लम आता है तो वो इन्हें छोड़नी पड़ती है, कुछ हालात ख़राब हो जाते हैं। वापस जाते हैं, बीवी भी है डेफिनेटली, बच्चे भी हैं, तो एग्रीकल्चर का काम शुरू कर देते हैं। लिख लें रॉबर्ट फ्रॉस्ट वर्क एज अ फार्मर। कुछ साल ये एज अ एग्रीकल्चर में एज अ फार्मर वर्क करते हैं। फार्म हाउस इनके फादर ने, ग्रैंडफादर ने कोई फार्म हाउस बाय किया था, परचेज किया था, तो ये उसमें फिर फार्मिंग करना शुरू कर देते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट राउंड अबाउट 1900 से ऑनवर्ड 1906 से लेके ऑनवर्ड कोई 1905 तक ये वर्क करते हैं, एज अ फार्मर वर्क करते हैं। और साथ साथ यानी फार्मर भी थे, साथ साथ फिर क्या करते हैं, साथ साथ कुछ पोइट्री वगैरह भी लिखते रहते हैं। वही पोइट्री लेटर पब्लिश करवाते हैं, यानी अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ते। बहुत सारी प्रॉब्लम आई, मदर की डेथ हो गई, फादर की डेथ हो गई, बहन जो थी वो भी एक पागल हो गई, पागल खाने दाखिल करवा दिया, और अल्टीमेटली बहुत सारी सफरिंग प्रॉब्लम, बच्चों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारी, अपना वर्क कंटिन्यू रखा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कुछ साल वर्क करने के बाद उकता गए, एग्रीकल्चर से भी फ़ायदा नहीं हो रहा, फार्मिंग से भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ये ज्वाइन कर लेते हैं बैक टू एजुकेशन की तरफ वापस आते हैं। 1906 से लेके 1911 तक ये एक न्यू हैम्पशायर पिंकरस्टन स्कूल है वहाँ पे, उसको ज्वाइन करते हैं। न्यू हैम्पशायर में उसको ज्वाइन करते हैं, उसमें स्कूल में टीचिंग शुरू कर देते हैं। उस टीचिंग से भी अच्छा खासा फ़ायदा नहीं होता, पोइट्री पब्लिश नहीं हो रही, पैसा भी नहीं मिल रहा, तो ये मायूस हो जाते हैं। इंग्लैंड में इनको पता चला कि काफ़ी चार्मिंग है ये इंग्लैंड, हेडिंग दे ही वेंट टू इंग्लैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वेंट टू इंग्लैंड। 1912 में ट्रैवल करते हैं कहाँ, यानी 1906 से लेकर 1911 तक तो एज अ स्कूल टीचर वर्क किया, उससे पहले फार्मर रहे हैं 900 से ऑनवर्ड, साथ साथ अपनी पोइट्री भी करते रहे। 1912 में ये अपने बच्चों को लेके से सेल्ड करते हैं, सेल्ड मीन के ट्रैवल करते हैं, शिप के ऊपर ट्रैवल करके इंग्लैंड चले जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी स्कोप था पोइट्स के लिए, तो वहाँ से बहुत सारे कॉन्टेम्प्रेरी पोइट्स थे उस वक्त के, उनसे इनकी मुलाकात हुई। अब बॉयज़ विल जो है, बॉयज़ विल लिख लें, अब बॉयज़ विल इसने एक कलेक्शन ऑफ पोएम थी वो इसने पब्लिश करवाई, उसमें काफ़ी अच्छी खासी सक्सेस हुई। उसके एक साल बाद इसने नॉर्थ बॉस्टन के नाम से एक और पब्लिश करवा दी 1913 में, यानी 1912 और 13 में दो इसने जो कलेक्शंस हैं वो पब्लिश करवा दी। और उसी के साथ 1914 से लेके 1918 तक मैंने बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ड्यूरेशन है। 1914 से लेके 1918 तक जर्मनी जो है वो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज पे हमला करता है और उसमें इंग्लैंड भी उसका हिस्सा बन जाता है। तो ये 1915 में फिर वर्ल्ड वॉर 1 जब होती है तो इंग्लैंड लड़ रहा था, तो ये इंग्लैंड से फिर अमेरिका की तरफ चले जाते हैं। ही वेंट बैक टू यूएसए, वहाँ पे जाके इसको जितने भी बड़े बड़े राइटर्स थे, जितने बड़े पब्लिशर थे, उन्होंने हाथों हाथ लिया और वहाँ पे जाके उसने फिर बहुत सारी जितने भी उसने वहाँ पे कलेक्शन जो पब्लिश करवाई थी वहाँ पे भी करवाई, और अमेरिका में भी ये बड़ा प्रोमिनेंट हुआ। इवन कि कैनेडी प्रेसिडेंट कैनेडी ने भी इसको बड़ा सपोर्ट किया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सफरिंग इन द लाइफ ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये हेडिंग दे दें। 1885 में 11 साल के थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जैसे मैंने बताया कि ये 1874 में पैदा हुए हैं, 1963 में डेथ हुई। 1874 में पैदा हुए हैं
और 1963 में डेथ हुई है। 11 साल के थे, फादर की डेथ हो गई। फैमिली के पास सिर्फ $8 थे। 1900 में मदर की डेथ हो जाती है और फिर फार्मिंग जैसे शुरू करते हैं, फिर स्कूल भी ज्वाइन करते हैं। ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखें, हमने इसके ऊपर लिखना भी है। 1920 में सिस्टर जो है वो पागल हो जाती है, हॉस्पिटल एडमिट हो जाती है, फिर मर जाती है। इर्मा 1947 में मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल होती है इसकी बेटी। इलियट जो इसका बॉय था, बेटा था, वो भी, उसकी भी डेथ हो जाती है। मार्जोरी जो है वो सुसाइड कर लेती है इसकी बेबी। वाइफ की डेथ हो जाती है। ये सारे पॉइंट लिख लें। 1900 में मदर की डेथ होती है। 1920 में इसकी सिस्टर मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल होती है, उसकी डेथ हो जाती है। इर्मा जो है वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होती है 1947 में। इलियट इसका बेटा होता है, वो खुदकुशी कर लेता है, उसकी भी डेथ हो जाती है। मार्जोरी जो है वो सुसाइड कर लेती है। वाइफ जो है उसकी 1938 में डेथ होती है कैंसर से, 1938 में। मदर की 1900 में डेथ हो जाती है, 1900 में। तो ये सारे इसको शॉक्स और बहुत सारे सफरिंग और ये बहुत सारी एग्नीज और ये टॉर्चर उसने अपनी लाइफ में देखे हैं। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता था, वो भी प्रॉब्लम। ये रडयार्ड नामी कैपलिंग, ये कैपलिंग नामी एक राइटर था, नॉवेलिस्ट था और ये शॉर्ट स्टोरी राइटर था। इसका नाम है रुडयार्ड किपलिंग जो है, इसने इसके बारे में कमेंट दिए कि यू हैव अ स्ट्रेंज लैंग्वेज, कि तुम्हारी तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अजीबोगरीब किस्म की ज़बान है, इंग्लिश पीपल इसको पढ़ेंगे नहीं तुम्हारे वर्क। तो इसने कहा ये स्ट्रेंजनेस ही मेरा एडवांटेज बनेगा। इसने उसी के ऊपर फोकस किया कि वट एवर आई हैव स्ट्रेंजनेस इन माई राइटिंग आई विल मेक इट इज माई एडवांटेज। उसने उसको अपना एडवांटेज बनाया। सिंपल वर्ड, सिंपल थीम, सिंपल पीपल, सिंपल डिक्शन, कॉमन थीम, पेस्टरल, विलेजर और एनिमल्स, और इस तरह के थीम को उसने अपनी ताकत बना ली। वर्ड्सवर्थ और एमरसन से इसने ये लर्न किया कि कैसे सिंपल थीम और सिंपल लोगों के लिए, सिंपल लोगों की ज़बान होती है पोइट्री, तो सिंपल लोग पढ़ते हैं ज़्यादा, मीडियोकर, तो उन्हीं की ज़बान में बात की जाए। और इसने सीखा कि पोएट को लिंक एस्टेब्लिश करना चाहिए साउंड, सेंस और इमोशन। अल्टीमेटली 1962 में ये बीमार होते हैं और 1963 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डेथ होती है। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड one point and second recapitulation of Robert Frost life, his work और उसकी जो ओवरऑल लाइफ है हमने उसको डिस्कस कर लिया है। आप कोशिश कीजिएगा उसकी, जब उसको इंट्रोडक्शन उसका दें किसी भी उसके वर्क का, तो उसमें जो मैंने मेन पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट को उसमें दर्ज करने की कोशिश करें, एंटर करने की कोशिश करें। आपकी जो असाइनमेंट है वो एक न्यू आउटलुक ले लेगी और जो आपका एग्जामिनर है उसको चेक करते हुए ज़रूर इंस्पायर होगा कि आपके पास नॉलेज है। मंडे से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं बता देता हूँ जो नेक्स्ट हमारे पोएट जॉन एशबेरी, मेलोडिक ट्रेन और द पेंटर, ये इसका वर्क है। हम ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ये अपने माइंड में रखिएगा। मेलोडिक ट्रेन और